हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर अकाउंटेंसी, जो 2024-25 के लिए एक परफेक्ट बेंचमार्क है। और पेपर इतना बढ़िया बनाया सीबीएसई ने कि शायद सोल्व करने में बहुत टाइम लगे। ठीक है, कई जगह पर कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, कई जगह पर जो कंसेप्ट टेस्टिंग है वो बहुत डीप की गई है। और मतलब बोल सकते हो आप ये अबव एवरेज पेपर है। अगर ऐसा पेपर आता है तो स्टूडेंट के लिए 3 आवर्स सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना, ये समझो 4 घंटे का पेपर है, आपको 3 घंटे में सॉल्व करके आना है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंथनी अ पार्टनर वाज बीइंग गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000 per annum. Deficiency, if any, was to be borne by other partner Amar and Akbar equally. For the year ended 31st of March 24, the firm incurred loss of rupee 1,80,000. What amount will be debited to Amar's capital account in total at the end of year? बेटा, अगर फर्म को 1,80,000 रुपए का लॉस हुआ है तो अमर, अकबर और एंथनी को 60-60 का तो लॉस मिला ही होगा। 60,000 का तो लॉस मिला ही होगा। इसके अलावा आपने गारंटी दी हुई है एंथनी को कि आपको 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। 60,000 का प्रॉफिट देना था, आपने लॉस दे दिया 60,000 का, यानी कि अब टोटल 120 देने पड़ेंगे, तब जाकर ये 60,000 में कन्वर्ट होंगे। और ये 120 कौन देगा? इक्वली देंगे अमर और अकबर, यानी कि 60,000 और इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। यानी कि मुझसे पूछा गया था कि अमर की टोटल कैपिटल कितनी डेबिट हो जाएगी, तो 1,20,000 वुड बी द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को ही ओपन किया जाता है? नहीं। अगर असर्शन ही फॉल्स है तो बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर सिर्फ डी ही हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर फीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फोर फीचर की वजह से बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही रिड्यूस होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चॉइस वाला क्वेश्चन, मून लिमिटेड इशूड 40,000 10% debenture of 100 each at a certain rate of discount were to be redeemed at 20% premium. Existing balance of security premium before issuing of these debenture was 12 lakh, and after writing of losses on issue of debenture the balance in the security premium was 12 lakh. At what rate discount of these debenture were issued? मतलब मैंने बोला है ना थोरो टेस्टिंग की गई है, तो ये थोरो टेस्टिंग ही है। सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस बिना कुछ भी सेट ऑफ करे 12 लैक्स था। अब देखो बेटा क्या क्या सेट ऑफ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम से। एक तो डिस्काउंट और एक रिडेम्पशन का प्रीमियम। रिडेम्पशन का प्रीमियम मुझे पता है, मेरे डिवेंचर 40,000 डिवेंचर 100 वाले थे, मतलब 40 लैक्स के डिवेंचर थे। अगर 20% प्रीमियम था रिडेम्पशन पर, यानी कि 8 लैक्स, 8 लाख तो ये सेट ऑफ हुए होंगे। तो बच्चे कितने मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम? 4 लाख। मुझे ये भी बताया क्वेश्चन में सारे लॉसेस राइट ऑफ करने के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 2 लाख है, यानी कि 2 लाख की डिस्काउंट दी गई होगी। अब आप रेट निकाल सकते हो। 2 लाख की डिस्काउंट है और 40 लाख के डिबेंचर हैं, 40 लाख इज द फेस वैल्यू, तो कितने परसेंट है डिस्काउंट का रेट? 5%। ठीक है जी, 2 लाख अपॉन 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 5% कैलकुलेट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभ had debtor of rupees 6,20,000 and a provision for doubtful debt of 20,000 in their books. As per the terms of admission, assets were revalued and it was found that debtor worth rupees 15,000 had turned into bad and hence should be written off. Which journal entry reflects the correct accounting treatment of the above situation? बेटा बात बड़ी सिंपल सी है। अगर डेट बैड डेट्स हुए हैं 15,000 के, तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट टू डेटर। सबसे पहली एंट्री तो यही होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। दूसरी बात, मैंने प्रोविजन इसी दिन के लिए तो बनाए थे बेटा ये 20,000 के, कि कोई ना कोई ऐसे डेटर हो सकते हैं जो बैड हो जाएंगे। अगर वो बैड होते हैं तो मैं प्रोविजन से मीट आउट करूंगा, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बैड डेट्स, ये नेक्स्ट एंट्री होगी और दोनों एंट्री 15,000 से हो जाएंगी। यही मेरे पास ना फर्स्ट ऑप्शन भी है।
तो यही ऑप्शन ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन होंगे बेटा सब गलत ही होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, चॉइस में भी एक क्वेश्चन है, राम Samvar partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet shows building at rupee 1,60,000. They admitted Mohan as a new partner for 1/4 share. In additional info, it is given that building is undervalued by 20%. The share of loss or gain of revaluation of Sham is dash and the current value of building shown in a new balance sheet is dash. ठीक है जी बेटा, अगर बिल्डिंग 20% से अंडर वैल्यूड है, मैं मान लू करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग इज 100%, अगर 20% से अंडर वैल्यूड है मतलब 80% पे वैल्यू किया गया और ये 80% किसके बराबर है 1,60,000 के, तो आप यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हो। तो 1% की वैल्यू क्या होगी और यही सोच सकते हो कि 100% की वैल्यू क्या होगी। बेटा 100% की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी 2 लाख रुपए, यानी कि बिल्डिंग की करेक्ट वैल्यूएशन है 2 लाख। अब रही बात शाम के शेयर की, बेटा टोटल रीवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट होगा, 1,60,000 से 2 लाख तक लेकर जाओगे, टोटल प्रॉफिट होगा 40,000। शाम का शेयर कितना, शाम का शेयर है 2/5, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16,000 का शाम का शेयर है और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2 लाख, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट फर्म को हुआ था 90,000, 15,000 रिजर्व में डाल दिए तो अभी प्रॉफिट जो बचा 75,000 का बचा। द फर्म हैड टोटल टेंजिबल एसेट्स वर्थ रुपी 10 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख। The value of goodwill as per capitalization of average profit method was valued at 50,000. Determine the NRR. ठीक है जी, निकाल देते हैं NRR की वैल्यू। बेटा गुडविल कैसे निकाल सकते हो, कैपिटलाइज्ड मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, गुडविल की वैल्यू 50,000 है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल देते हैं। बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मेरे पास प्रॉफिट कितना है, सॉरी ये 90,000 का प्रॉफिट है मेरे पास, 75,000 का नहीं है, 75,000 तो रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद बचता है, तो 90,000 का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय एनआरआर, इसे ही बोलते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। 10 लाख रुपए की टोटल एसेट्स लगी है, माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस है 7 लाख। ये 7 लाख उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 750 हो जाएगा, ये 7 उधर जाएगा तो 50 ये था। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो एनआरआर कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास 12%। लो जी, एनआरआर की वैल्यू हमने निकाल दिया। आगे बढ़ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है मोहित हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर एंड वाज अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। He had paid application money of 3 per share and could not pay allotment money of 5 per share. एप्लीकेशन मनी तो दी है, अलॉटमेंट मनी नहीं दी। फर्स्ट और फाइनल कॉल जो 2 रुपए की है वो आज तक मांगी नहीं गई, कहता उसके शेयर जब्त हो गए, कौन सी एंट्री पास होगी। ठीक है जी, एंट्री तो यही पास होगी, बात सिर्फ अमाउंट की है। बेटा 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था, अलॉट हुए शेयर 3:2 में, यानी कि आपको अलॉट हुए होंगे शेयर 600। ठीक है जी, 600 शेयर आपको अलॉट हुए होंगे, कॉल्ड अप वैल्यू से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है 4800 कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है जी, कितना अमाउंट जब्त हुआ होगा और कितना अलॉटमेंट पर नहीं आया। ठीक है जी, देखते हैं बेटा, क्या आपने जब 900 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी 900 शेयर पे दी होगी, बिल्कुल 900 शेयर पे दी होगी, लेकिन आपको अलॉट कितने हुए हैं 600 शेयर, तो 300 शेयर पे आपकी एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एडवांस पड़ी होगी। ठीक है ना जी, जब आपने अलॉटमेंट नहीं दी, क्वेश्चन कहता है अलॉटमेंट नहीं दी, तो 600 शेयर पे 500 रुपए नहीं दिए, 600 शेयर पे 5 नहीं दिए मतलब 3,000 नहीं दिए, लेकिन बेटा 900 आपके एडवांस पड़े थे, तो आपने पैसे कितने नहीं दिए, सिर्फ 2100 नहीं दिए। तो अलॉटमेंट पे जो पैसे नहीं दिए वो 2100 नहीं दिए, यानी कि जब कितने हुए होंगे, बचे हुए 2700। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 4800, 2700 और 2100, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस में भी एक क्वेश्चन है। A company forfeited 6,000 shares of 10 each, on which only application money 3 has been paid. 4,000 of the share were reissued at 12 per share as fully paid up amount of capital reserve would be
ठीक है जी। अगर बेटा 6,000 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी तो जब्त कितने हुए होंगे? यही 18,000 रुपए जब्त हुए होंगे। 18,000 रुपए कमाए आपने 6,000 शेयर से, तो 4,000 से कितने कमाए होते? बेटा 4,000 से कमाए होते 12,000। ये 12 के 12,000 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, क्योंकि जब री इशू हुआ है शेयर उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दी, बल्कि प्रीमियम पर शेयर री इशू हुआ है। तो कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जाएगी वो जाएगी 12,000 रुपी। चलो जी, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ऑन 1st of April 19 कंपनी took a loan of 80 lakh on security of land and building। ठीक है जी, 80 लाख रुपए का लोन लिया, लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखा है। दिस लोन वाज फर्दर सिक्योर्ड बाय 40,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी भी गिरवी रखी हुई है 40 लाख रुपए के डिबेंचर। 31st of March 24 company defaulted on repayment of principal amount of this loan। Consequently, on 1st of April 24, the land and building were taken over and sold by the bank for 70 lakh। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग जो कंपनी के पोजेशन में थी, जो बैंक के पोजेशन में थी, उन्होंने 70 लाख रुपए की बेच दी। फॉर द बैलेंस अमाउंट डिबेंचर वर सोल्ड इन द मार्केट ऑन 1st of May 24। बेटा मार्केट में डिबेंचर बेचे गए 1 मई 2024 को। फ्रॉम विच डेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकम पेएबल बाय द कंपनी। बेटा जिस दिन डिबेंचर आपने मार्केट में बेचे जिंदा हो गए, बेटा यही जिंदा डिबेंचर है, इससे पहले तो इसको हम डेड डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है जी, उसी दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होना स्टार्ट हो गया, यानी कि 1st of May 24 ही डेट होगी वो। आगे बढ़ जाते हैं। Rama, a partner, took over machinery 50,000 and full settlement of a loan of 60,000। Machinery was already transferred to realization account। How it will affect the realization account? ठीक है जी बेटा, रामा एक पार्टनर है जिसने मशीनरी ले ली 50,000 रुपए की अपने लोन के सेटलमेंट में, और लोन कितना है? 60,000। तो हम ये मान के चलते हैं कि मशीनरी मेरी 60,000 रुपए की मार्केट में बिकती। ठीक है जी, तो चलो जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। बेटा आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होते, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होते, और मशीनरी यहां पर ट्रांसफर कर रखी है आपने टू मशीनरी अकाउंट 50,000। राम एक पार्टनर है, ठीक है जी, उसका लोन अकाउंट का बैलेंस है 60,000 रुपी। उसका लोन अकाउंट का बैलेंस है बेटा 60,000, तो आपने क्रेडिट साइड लिखा होता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अब बेटा कहा जाता है ये मशीनरी राम या रमा जो भी है वो लेकर चला गया है अपने लोन के पूरे सेटलमेंट में। यानी कि यही मान लो ना बेटा कि ये मशीनरी 60,000 रुपए की बिक जाती है मार्केट में, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? बाय राम्स लोन अकाउंट या रमास लोन अकाउंट 60,000, यानी कि मशीनरी 60,000 रुपए में चली गई और लोन का सेटलमेंट हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। अब बेटा जो भी ऑप्शन दिखाई देता है इससे रिलेटेड वो लिख सकते हैं। पढ़ते हैं जी। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मेरे हिसाब से, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट ही हो रहा है 60,000। बाकी सारे ऑप्शन मुझे तो गलत दिख रहे हैं, 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, 50,000 से, या कोई इफेक्ट नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चॉइस का क्वेश्चन। दादा, यूवी एंड वीरू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। Their books showed workman compensation reserve 1 lakh. Workman claim amounted to rupees 60,000. How it will affect the books of accounts at the time of dissolution of firm? बेटा अगर 1 लाख का रिजर्व है और उसके ऊपर क्लेम है 60,000 रुपए का, तो 60,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिखाना पड़ेगा रियलाइजेशन में। जो बाकी 40,000 फ्री हो जाएगा यही बटेगा पार्टनर कैपिटल में। अब आप देख लो ऑप्शन, ओनली 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात तो ये ठीक है, पर आधी अधूरी बात है। 1 lakh will be credited to realization and 60,000 will be paid off, ये बात गलत है बेटा, 1 लाख क्रेडिट नहीं होंगे। आगे बढ़ो। 60,000 will be credited to realization account, yes, workman compensation रिजर्व 60,000 का ट्रांसफर करना पड़ेगा and will be even paid off, बिल्कुल ठीक बात है। and balance 40,000 will be distributed amongst partner, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। कहता है इक्का दुक्का तिक्का वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस वर 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively for the year ended 31st of March 24। Profit of 84,000 were be distributed without providing for interest on capital at the rate 10%।
per annum as per partnership deed while passing an adjustment entry which of the following is correct। अच्छा जी, देखते हैं इक्का दुक्का तिक्का। बेटा एमसीक्यूज हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है जी, हमें तो पेपर पूरा करना होता है टाइम से। इक्का दुक्का और तिक्का तीन पार्टनर है। एनालिटिकल टेबल में बना रहा हूँ बिना पर्टिकुलर का कॉलम बनाए, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है, जितना जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ उतना जल्दी सॉल्व करूंगा। बेटा 84,000 का प्रॉफिट है, 211 में बटा है। ठीक है जी, यानी कि जब मैं वापस लूंगा तो इनसे पैसे वापस आएंगे, तिक्का से, इक्का से, दुक्का से। मैंने क्या किया, 211 में पैसे वापस ले लिए 84,000। फर्म को मिल जाएंगे, फर्म के लिए इनकम, इनके लिए नुकसान है, तो इनके सबके डेबिट में डाल दिया मैंने। अब बेटा हुआ क्या, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख पे 10-10%। 50,000, 40,000 और 30,000 मिलाकर ये इंटरेस्ट बैठता है 1,20,000। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का कंसेप्ट है। प्रॉफिट तो है मेरे पास, पर इतना नहीं कि तीनों को 10-10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इन सच अ सिचुएशन प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। यानी कि आप 84,000 को बांट दोगे किस रेशियो में, 5:4:3 में। ठीक है जी, सिर्फ आप तिक्का के एंगल से देख लो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, सारे ऑप्शन में तिक्का तिक्का दे रखा है, तो तिक्का के एंगल से सब कुछ देख लेते हैं। तिक्का को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 3/12। 84,000 का 3/12 यानी कि 21,000, यानी कि 4200 से तिक्का को क्रेडिट किया जाएगा। अब आप ऑप्शन देख लो बेटा, 4200 से तिक्का को क्रेडिट किया जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट वन, at the time of dissolution machinery appears at rupee 10 lakh and accumulated depreciation for the machinery appear at 6 lakh in the balance sheet of the firm. This machine is taken over by the creditor at 5,40,000 at 5% below the net value. The balance amount of creditor was paid through bank. What amount should the bank account be credited for this transaction? देखो बेटा, मशीनरी मेरी 10 लाख की है, उसके ऊपर डैप कितना है, 6 लाख, यानी कि मशीनरी की नेट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। 5,40,000 के क्रेडिटर ने इस मशीनरी को 5% डिस्काउंट पर ले लिया। 5% डिस्काउंट मतलब 20,000, यानी कि क्रेडिटर ने 5,40,000 के बदले में मेरी मशीन कितने की ली, 3,80,000 रुपए की ली। यानी कि बैंक से पेमेंट कितनी करनी बाकी है बेटा, 1,60,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Rahul, Samarth and Ayan were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Ayan's fixed capital balances as on 31st of March 24 was 2,70,000. Which of the following item would be affected this capital account? क्योंकि बेटा फिक्स कैपिटल मेथड सिस्टम है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें जा सकती है, एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या प्रॉफिट लॉस अफेक्ट करेगा कैपिटल को, बिल्कुल भी नहीं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगी, रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट करेगी, ये कुछ नहीं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ही है, बोथ बी एंड सी, तो दोनों हम इंपैक्ट करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, शेयर इशूड एज स्वेट इक्विटी कैन बी। बेटा स्वेट का मतलब होता है पसीना, यानी कि ये शेयर सिर्फ उन्हीं को इशू करे जाते हैं जो मेरी कंपनी के लिए पसीना बहाते हैं लोग, मतलब मेरे वर्कर्स, मेरे एम्प्लॉइज, मेरे डायरेक्टर, सिर्फ उन्हीं को शेयर इशू हो सकते हैं। कहते हैं ये शेयर पार पे इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, कैसे भी इशू हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो ऑल ऑफ द आंसर आर करेक्ट। पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन, 2000 शेयर अलॉटेड टू मिस रीगल ऑन विच 80 each called up and 50 paid were forfeited, reissued for 70 each as 90 paid up, amount transfers to capital reserve। बेटा अगर 50 रुपए पे करे गए थे तो बेटा 50 के 50 रुपए जब्त होंगे, यानी कि 1,00,000 रुपए कमाओगे आप, और री इशू कर दिया 70 के हिसाब से शेयर, जबकि 90 का था शेयर, तो 20 रुपए पर शेयर लॉस भी खा लिया, यानी कि 40,000 का लॉस भी खा लिया। 1,00,000 कमाए और 40 का लॉस खा लिया, यानी कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, जस्ट 60,000। आगे बढ़ जाते हैं, जो सेम टैक्स वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1st of April 24 they decided to share future profit and losses in the ratio of 2:1, for which the following balances tax will be credited at the time of reconstitution of firm if firm decided to continue with available accumulated profit and loss balances। बेटा आपसे पूछा गया टैक्स
कितने बैलेंस से क्रेडिट होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, और फर्म क्या कर रही है, ऐसे ही दिखाना चाहती है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को। बेटा सबसे पहले ना आप गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। मैंने फॉर्मूला लगाया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो टैक्स के एंगल से, क्योंकि जिसके लिए कैलकुलेशन करनी है सिर्फ उसके लिए करो, इतना पेपर में टाइम नहीं होगा कि आप फालतू की चीजें कैलकुलेट करो। 20 वुड बी द एलसीएम 4 माइनस 5, यानी कि 1/20 का गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा टैक्स। टैक्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और कब वो टैक्स के कैपिटल को कब क्रेडिट किया जाएगा, मुझसे ये पूछा गया। बेटा टैक्स एक गेनिंग पार्टनर है, अगर आप एंट्री सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर कर रहे हो तभी टैक्स क्रेडिट होगा। और बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर एंट्री सिर्फ एक्यूमुलेटेड लॉसेस में होती है, सिर्फ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मैं उम्मीद करता हूं आपने चेंज इन पीएसआर का ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। हर सिचुएशन में गुडविल बांटनी है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉसेस पार्टनर तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, ये एंट्री होती है। अब ढूंढ लो इसमें से क्या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। देखो एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो ये तो आंसर गलत है मेरा। एक प्रॉफिट है दूसरा भी प्रॉफिट है, ये भी आंसर गलत है मेरा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन एक और प्रॉफिट दे रखा है, ये भी आंसर गलत है। ये भी लॉस ये भी लॉस, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रोहित विराट शिखर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. द कैपिटल बैलेंसेस एज ऑन 31st of March 24 was 3,270, 250 respectively. On the same date, they admitted Hardik as a new partner for 1/5 share. Hardik was to bring 80,000 for his share of goodwill and 1/5 of the combined capital of all the partner of new firm. What will be the total amount brought in by Hardik on his admission as a new partner? देखो बेटा, जब हार्दिक गुडविल लाया होगा तो ये भी तो इन्हीं तीनों पार्टनर्स में बट गई होगी, ठीक है ना जी। जिसने भी बेटा सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ गई होगी, तो ये गुडविल भी बेटा इन्हीं को मिल गई होगी, यानी कि इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी ना, इनमें 80,000 जुड़ जाएगा। तो अब देख लेते हैं बेटा, देखो 3 लाख एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर 270, तीसरा पार्टनर 250 और 80,000 भी इनकी क्लोजिंग कैपिटल में जुड़ जाएगा, ठीक है जी। और नई फर्म में कौन पार्टनर है भैया, 3 पार्टनर वो तो है ही है, रोहित है विराट है शिखर है, वो तो है ही है, प्लस हार्दिक भी है, ठीक है जी। हार्दिक भी है, और क्वेश्चन ने कहा कि और ये इसी से बनेगी बेटा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इन सब की कैपिटल जोड़ देंगे तो बनेगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और क्वेश्चन ने कहा कि हार्दिक क्या लाया, जो भी टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की उसका 1/5 लेकर आया। अब मैं इनका टोटल कर देता हूं, ये दोनों के 526 लाख 9 लाख, 9 लाख प्लस हार्दिक क्या लाया होगा 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और ये किसके बराबर है टोटल कैपिटल के नई फर्म के, ये 1/5 उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। 4/5 टोटल कैपिटल फर्म की किसके बराबर है बेटा, ये बिल्कुल बराबर है 9 लाख के। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ गई, ये आ गई 11,25,000। और बेटा हार्दिक क्या ला रहा है, फर्म के टोटल कैपिटल का 1/5 लेकर आ रहा है, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हार्दिक लेकर आएगा 2,25,000 रुपए। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बी डाइड ऑन 31st August 23 and total amount transfers to B's executor was 13,20,000. B's executor were being paid 1,20,000 immediately and balance was to be paid in 4 equal semi-annual installment together with interest 10% per annum. Total amount of interest to be credited to B's executor account for the year ended 31st of March 24 would be, देखो बेटा क्योंकि ये कोई क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क 5 और 6 मार्क का तो है ही नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन है, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी उड़ाओ इसको। 13,20,000 देना है, जिसमें से 1,20,000 अभी दे दिया, यानी कि जो टोटल अमाउंट बचा वो 12 लाख बचा। कहता है 4 बराबर किस्तों में देना है, ये सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, यानी कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। 31 अगस्त को 12 लाख देना था,
4 बराबर किस्तें कितने कितने की होंगी, 3 लाख होंगी, पर ये किस्तें टुगेदर विद इंटरेस्ट है और मुझसे पूछा गया टोटल इंटरेस्ट कितना देना है। तो जब आप 31 अगस्त को बैठोगे और 6 महीने यहां से गिनोगे, ये 6 महीने कब पूरे होंगे, 28 ऑफ फेब को, 29 ऑफ फेब लीप ईयर आ जाएगा। तो बेटा 29 ऑफ फेब को आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 12 लाख का 10% 6/12। ठीक है जी, यहां से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक सेकंड दो मुझे, 12 लाख का 10% 6/12 यानी कि 60,000। 6 महीने का ब्याज तो कितना हो गया बेटा, 60,000 हो गया, पर ये 28 फैब तक का हुआ। मुझसे पूछा गया 31 मार्च 24 तक टोटल इंटरेस्ट कितना चला जाएगा बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब पहली किस्त मैंने 28 फरवरी को ही पे कर दी होगी, जो कि कितनी होगी, 3,60,000, 360 की। अभी भी टोटल अमाउंट कितना डी होगा, 9 लाख। 9 लाख का 10% 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जी। जब आप ये 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये इंटरेस्ट आ रहा है 7,500, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा वो जाएगा 67,500। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्राइक काइट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। They admitted Spinner as a new partner. String sacrificed 1/4 from his share and Kite sacrificed 1/6 of his share. What would be the new ratio? बेटा स्ट्रिंग के एंगल से सोचो, पुरानी रेशियो 5/8 क्या दिया आपने, स्ट्रिंग सेक्रीफाइस्ड 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। स्ट्रिंग ने क्या दे दिया, अपने शेयर का 1/4 तो दे दिया। ठीक है जी, ये स्ट्रिंग की बात है। काइट के एंगल से सोचो, पुराना शेयर 3/8, आपने क्या दिया, काइट सेक्रीफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से बेटा क्या कर दिया आपने, अपने शेयर का ही 1/6 दे दिया। ठीक है, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 8 वुड बी द एलसीएम, 3/8 स्ट्रिंग का नया शेयर। काइट के एंगल से सोचो, 48 एलसीएम है। ठीक है जी, 48 एलसीएम है तो 21/48 ये काइट का नया शेयर। और बेटा क्या मिला होगा स्पिनर को, जो आप दोनों ने छोड़ा वही तो मिला है, 1/4 इन्होंने छोड़ा है और 3/48 इन्होंने छोड़ा है। तो 48 को एलसीएम ले लो, 15/48 ये मिला होगा। ठीक है जी, अब इसके एंगल से भी सोच लेते हैं सेम बात हम। एक सेकंड, मेरे को नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ हो गई है। ये बेटा यहाँ पे ना 18 है, 18 - 3 यानी कि ये बेटा 15 है। चलो अब बेटा सबका बेस बराबर कर दो। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करो तो ये 18/48 हो जाएगा। 18/48, 15/48, 15/48, 3 से कैंसिल करो तो 655, ये हो जाएगा बेटा नया PSR, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रस्टिंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म अंडर डिसोल्यूशन was to get a remuneration of 2% of total assets realized other than cash and 10% of the amount distributed to partner. Sundry assets including cash 8,000 realized at 1,16,000 and sundry liability to be paid 31,340. Calculate Rusting's remuneration and show you are working clearly. Also pass necessary journal entry for remuneration. ठीक है जी, करते हैं बेटा। 2% रस्टिंग को एक पार्टनर उसको रेम्यूनरेशन देनी है, किसका, टोटल एसेट रियलाइज्ड अदर देन कैश। बेटा अदर देन कैश, टोटल मेरे पास 1,08,000 ही है, 116 है, उसमें से 8 माइनस कर दो, 1,08,000, इसका 2% यानी कि 2160। एक तो ये देना है, प्लस 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। बेटा अमाउंट कितना देंगे पार्टनर को, सारी एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज माइनस कर दो, सारी एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज माइनस कर दो। देखो डिसोल्यूशन का पर्पस ही क्या है, सबसे पहली चीज है डिसोल्यूशन में क्या करते हैं, एसेट्स को बेच दो, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे कर दो, उसके बाद पार्टनर की लाइबिलिटी शुरू होती है जिसमें पार्टनर लोन और पार्टनर कैपिटल आता है। तो अगर मैं एक बार एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा, बची हुई अमाउंट ही तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन सारी एसेट्स में से सारी लाइबिलिटी माइनस कर दो, अब ये अमाउंट पार्टनर डिजर्व करते हैं, ये पार्टनर की है। ठीक है जी, तो ये मैं माइनस करना शुरू कर रहा हूं बेटा, 84,660 ये अमाउंट पार्टनर के लिए, इसका 10% यानी कि 8466 ये अमाउंट मिल जाएगी रस्टिंग को। ठीक है जी, 10,622
ये रेम्यूनरेशन मिलेगी और रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या करोगे बेटा, रियलाइजेशन के सारे खर्चे रियलाइजेशन के नाम से ही डेबिट होते हैं। रस्टिंग एक पार्टनर है तो नगद कुछ नहीं देंगे, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, आपने एंट्री की होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रस्टिंग्स कैपिटल अकाउंट 10,626, ये एंट्री हो जाएगी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये हमारा 3 मार्क क्वेश्चन था फर्स्ट, अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा 3 मार्क्स की तरफ ही। A, B, C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. C died on 1st of July 23, on which date the capital of A, B, C after all necessary adjustments stood at 74,000। बेटा यहाँ पर ना टाइपिंग एरर है, ये टाइपो एरर है, 63750 है ये, 63750 and 42250 respectively. A and B continued to carry on a business for 6 months without settling the account of C. During the period of 6 months from 1st of July 2023, a profit of 20,500 is earned using the firm's property. State which of the two options available under section 37 of Indian Partnership Act 1932 should be exercised by executor of C and why. ठीक है जी बेटा, आज की तारीख में कोर्ट ऑप्शन देती है अगर आप एग्जीक्यूटर के पैसे नहीं दे रहे हो तो बात बड़ी सिंपल सी है, एग्जीक्यूटर का जितना भी अमाउंट ड्यू है उस पर या तो 6% पर एनम इंटरेस्ट देगी पार्टनरशिप फर्म और उसका प्रॉफिट में हिस्सा देगी, जो भी प्रॉफिट में हिस्सा निकलेगा, जो भी ज्यादा होगा एग्जीक्यूटर वो डिमांड कर सकता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कितना एग्जीक्यूटर का पैसा देना था, सी की डेथ हो गई थी, एग्जीक्यूटर का पैसा देना था बेटा 42250, इसके पैसों पर 6% ब्याज, कितने महीने की ब्याज बेटा 6 महीने की ब्याज, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन है 6 महीने तक उन्होंने बिजनेस चलाया। बी ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ सी, आपने सी के अकाउंट्स भी सेटल नहीं करे और 6 महीने तक बिजनेस चलाया, ठीक है जी। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाता है ये, यानी कि इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 1267.5, और या तो इंटरेस्ट मिलेगा या प्रॉफिट में हिस्सा। प्रॉफिट में कैसे हिस्सा निकालेंगे बेटा, जस्ट अ यूनिटरी मेथड, और कुछ भी नहीं है। देखो आपने कितना टोटल पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर, एक तो 74,000 ए का, बी का 63750 और सी का 42250, ये पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगा रखा है। तो यानी कि जो टोटल पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगा रखा है वो 1,80,000 लगा रखा है। तो 1,80,000 लगाकर आपने पैसे कमाए 20,500, अगर 1 रुपया लगाया होता तो कितना कमाते, और सी के हिस्से के कितने पैसे लगा रखे आपने 42250, इसके पैसों पर आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो जस्ट एक यूनिटरी मेथड का ही फॉर्मूला लगाना है आपको और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना जी। लोग आपको बहुत अलग अलग तरीकों से फॉर्मूले को समझाते हैं पर मैंने बहुत आसानी से इसको समझा दिया। बेटा 20 से 20 कैंसिल कर लो, 10 से 10 कैंसिल कर लो, इसको हम क्या करते हैं बेटा 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये 36 आ जाएगा और ये 41 आ जाएगा, यानी कि 41/36 मल्टीप्लाइड बाय 4225। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना ये लगभग 4812 के आसपास आएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट क्या है बेटा, ऑब्वियसली 4812। तो क्या चाहता होगा पार्टनर का एग्जीक्यूटर, आपको समझ आई बेटा क्या चाहता होगा, वो चाहता होगा 4812, यानी कि जो टोटल अमाउंट देनी पड़ेगी बेटा पार्टनरशिप फर्म को, एक तो उसके एग्जीक्यूटर को जो देना था वो तो देना था, एक बेटा उसके हिस्से का प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल अमाउंट देंगे वो 47,062 रुपीज देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भी डन हो जाता है बेटा। अब बड़े क्वेश्चन में हम चॉइस का क्वेश्चन नहीं कर रहे, मैं ना ज्यादा से ज्यादा वही क्वेश्चन डन कर रहा हूँ जो थोड़े से मुश्किल आए हुए हैं, ठीक है जी। तो 18 का हमने ए पार्ट कर दिया, ये बी पार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं कोई क्वेश्चन करूं तो आप बेटा मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं पक्का एक सेपरेट वीडियो बनाकर सारे क्वेश्चन कर दे दूंगा आपको। 19th क्वेश्चन अगेन बेटा, इसका ना ए पार्ट मुश्किल है, बी पार्ट थोड़ा सा आसान है इसके कंपैरिजन में, तो ए पार्ट की बात करते हैं। बुद्धा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ₹40 लाख एंड लायबिलिटीज 6,50,000 ऑफ गिनी लिमिटेड। Buddha Limited issued 30,000 8% debenture of 100 each at a 10% discount.
to be redeemed at 5% premium along with check of 5 lakhs. Pass necessary journal entry in the books of Buddha Limited. बेटा सबसे पहले ना आप ये देख लो कि आपने कितनी अमाउंट दी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना ये देख लेते हैं पीसी कितनी है, परचेज कंसीडरेशन कितनी दी है। बेटा आपने एसेट्स और लाइबिलिटी टुक ओवर करी है कुछ ना कुछ अमाउंट की, इशू करें 30,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, लेकिन 10% डिस्काउंट पर। 30,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले लेकिन 10% डिस्काउंट पर, यानी कि 90 रुपए का, यानी कि 27 लाख के तो आपने बेटा डिवेंचर ही दिए। 5 लाख का आपने चेक भी दिया, यानी कि 32 लाख रुपए की टोटल पीसी है। 32 लाख रुपए की टोटल पीसी है, ठीक है। 5 लाख का चेक है, बिल्कुल ठीक है जी, यही बात थी। अब बेटा टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी ली? एसेट्स लिया आपने 40 लाख की और लाइबिलिटी ली है 650 की, मतलब 33,000 33,50,000 आपने इतनी नेट एसेट्स 32 लाख की ली, तो आपका फायदा हुआ, कैपिटल रिजर्व आएगा जर्नल एंट्री में। चलो जी मैं जर्नल एंट्री करना शुरू करता हूं, मैं रफ फॉर्म में कर रहा हूं लेकिन आप फॉर्मेट बनाकर करेंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, दुनिया की सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर का नाम लिखो जी, बुद्धा लिमिटेड ने किससे खरीदा है? गिनी लिमिटेड से खरीदा है ये सब कुछ, टू गिनी लिमिटेड अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स 40 लाख की, सन्ड्री लाइबिलिटीज 6,50,000, यानी कि नेट में जो आपने एसेट्स खरीदी वो 33,50,000 की खरीदी। 32 लाख आप पीसी पे करेंगे और कैपिटल रिजर्व है बेटा 1,50,000 का। बेटा सबसे पहले मतलब मेरा जो आपको सजेशन है वो यही करना, आप ये रफ में ना कैलकुलेशन कर लेना, जैसे मैंने रफ में सारी कैलकुलेशन कर ली है। फिर एंट्री शुरू करने का फायदा, आपको पूरा आइडिया होगा कि आपको क्या करना है। चलो जी तो बेटा नेक्स्ट एंट्री, गिनी लिमिटेड डेबिट, गिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आप कैसे पे कर रहे हो उनको? एक तो डिबेंचर इशू किया आपने, कितने? 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ध्यान रखना बेटा डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू जाती है। 30,000 डिबेंचर 100 रुपए का है, पूरे 30 लैक्स, गिनी लिमिटेड को 32 लाख देने आपने। इसमें बेटा डिस्काउंट भी थी कुछ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितनी डिस्काउंट थी? 3 लैक्स, 10% डिस्काउंट थी बेटा डिबेंचर का। कुछ प्रीमियम भी था, प्रीमियम था रिडेम्पशन पे 5%। बेटा प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। अब बेटा प्रीमियम जो है 5% वो इसी का ही निकलेगा, यानी कि 1.5 लाख का प्रीमियम है। और जितना रिडेम्पशन पे प्रीमियम होता है सारा लॉस होता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और दुनिया के सारे लॉस डेबिट होते हैं, अगर ये लॉस है तो मैं डेबिट साइड ही दिखा रहा हूँ। और इतनी ही अमाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में क्रेडिट भी कर दो, लाइबिलिटी बना लो, क्योंकि आप आज थोड़ी दे रहे हो, रिडेम्पशन के टाइम पर दोगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने 1.5 लाख रुपए। और साथ ही साथ बेटा आपने चेक से भी तो पेमेंट की है, तो बेटा 5 लाख रुपए वहां पर भी डाल दो, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए, ये हो जाती है बेटा दोनों एंट्री, ठीक है जी। ये दोनों एंट्री हमने कर दी है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट। बैट कैट रेट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3. Cat retired and on that date there was a balance of investment 4 lakh and investment fluctuation reserve 1 lakh was appearing in balance sheet. Pass necessary journal entry for investment fluctuation reserve in the following cases. अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 480 है तो बेटा ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, बांट दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। आप क्या करोगे बेटा? ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, बांट खाओ इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैट कैट रैट, तीन पार्टनर ही हैं, तो बैट्स कैपिटल अकाउंट, तो रैट्स कैपिटल अकाउंट,
बैट कैट रैट, सॉरी, बैट कैपिटल अकाउंट, कैट्स कैपिटल अकाउंट और रैट्स कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, पर आपको पूरा लिखना है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल फ्री हो जाता है 5:3:2 में बांट खाना। ठीक है जी बेटा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख है और इसने कहा मार्केट वैल्यू कितनी होगी 480, तो 88,000 से इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू भी करना मत भूलना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है, कैसे बढ़ेगी बेटा, डेबिट करके। एसेट्स है, कभी भी वैल्यू बढ़ानी होती है तो डेबिट करके बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 80,000, और रीवैल्यूएशन का कभी कोई बैलेंस नहीं होता, इसको भी बांट कर खत्म करो। रीवैल्यूएशन को भी डेबिट कर देना, ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, और ये बेटा ओल्ड पार्टनर बैट कैट रेटिंग है। बैट कैट और रैट में आप इसको क्रेडिट कर देंगे 80,000, 5:3:2 में बांट देना। लो जी, खत्म किया इसको हमने। बी पार्ट देखते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 380 रह जाए, बेटा अगर 20,000 रुपए कम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ही कम कर रहे हैं, बाकी 80,000 का फ्री हो जाएगा, बांट देंगे। बी पार्ट में क्या करोगे आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से कम कर दोगे। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, 20,000 की वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट की कम कर दी, बाकी बाकी फ्री हो गया। फिर बैट कैट रैट में बांट दो, 80,000 बचा हुआ बैट कैट रैट में बांट दो। बैट कैपिटल को क्रेडिट करा, रैट कैपिटल को क्रेडिट किया। बैट कैट रैट 40,000, 24,000 और 16,000, ये 80,000 को 5:3:2 में बांट दिया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 290, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बची 290, जबकि पुरानी वैल्यू कितनी थी 4 लाख, तो 1,10,000 से कम करना है, जबकि मेरे पास रिजर्व कितने हैं बेटा 1 लाख, बाकी कम किससे करेंगे, रीवैल्यूएशन से। तो सी पार्ट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे 1 लाख, मुझे इन्वेस्टमेंट को कम करना है 1,10,000 से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मुझे इसको कम करना है 1,10,000 से, तो 10,000 रीवैल्यूएशन से कम कर लेंगे। अभी हमने पढ़ा है बेटा रीवैल्यूएशन का कभी कोई बैलेंस नहीं होता, तो इसको भी खत्म करो, रीवैल्यूएशन को करो क्रेडिट, रीवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट, कोई बैलेंस नहीं होता रीवैल्यूएशन का, किसमें बांट दो, बैट कैट रैट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। बैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड रैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बैट कैट और रैट में बांट दिया हमने इसको। चलो जी, 10,000 को 5:3:2 में बांटा होगा आपने, 5,000, 3,000 और 2,000 का लॉस आ गया होगा। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। A company forfeited certain number of share of face value 10 each for non-payment of final call of 4 per share. These shares were reissued at a discount of 5 rupee and amount of 4,500 was transferred to capital reserve account. Pass the necessary journal entry to show the above transaction and prepare share forfeited account. तो मुझे जर्नल एंट्री भी करनी है ये सबके लिए और शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना है, 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, फाइनल कॉल नहीं दी 4 रुपए की, और शेयर जब्त हो गए। बेटा शेयर जब्त जब भी होंगे आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको नहीं पता कितने शेयर है, पर 10 रुपए का शेयर है ये पता है। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जो जो नहीं दिया सब लिखो, सिर्फ फाइनल कॉल ही नहीं दी 4 रुपए की, पर आपको ये नहीं पता नंबर ऑफ शेयर कितने, ये वर्ड साइलेंट है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 6 रुपए जब्त होंगे, कितने शेयर पे होंगे शेयर ही नहीं पता। ठीक है जी, देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद कंपनी ने शेयर री इशू करे, 5 रुपए की डिस्काउंट दी है, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी डिस्काउंट दी है शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से जाएगी। 10 रुपए की चीज 5 में बेचोगे तो 5 तो आए, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर पे 5 आए, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर पे 5 के डिस्काउंट है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब ये सर्टेन नंबर ऑफ शेयर 10 का है। कहता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 4500 रुपए गए हैं कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और मुझे कहा गया क्वेश्चन में ये कैपिटल रिजर्व में 4500 रुपए गए हैं फोर फीचर से। देखो बेटा, अगर मैं ये सर्टेन नंबर ऑफ शेयर को x मान लूं, तो शेयर फोर फीचर से मैंने कितना कमाया, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 6x कमाया, और ये x है तो यानी कि मैंने 5x का लॉस खा लिया, यानी कि x ही अमाउंट, यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर है वही अमाउंट मैंने कैपिटल रिजर्व में डाली होगी, यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 4500। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर को x मान लूं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय 6, ये कमाया होगा मैंने, मतलब 6x, 5x का मैंने लॉस खा लिया, तो x अमाउंट ही मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करी जो कि 4500 है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर ही 4500 आ गए। अगर नंबर ऑफ शेयर 4500 आ गए, अब बेटा जो चाहे करा लो, सब क्वेश्चन बिल्कुल धुआं हो गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी बनाओ, कैपिटल अकाउंट तो सॉरी जर्नल एंट्री तो रेडी है, रही बात शेयर फॉर फीचर अकाउंट की, आप बेटा प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट करके। ठीक है जी, मैं बिना फॉर्मेट के बना रहा हूँ, एक सेकंड दो जी मुझे। शेयर फॉर फीचर इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा आपने, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 27,000, ये अमाउंट 27,000 होगी। शेयर फॉर फीचर डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, सामने वाली साइड का नाम आएगा शेयर कैपिटल, ये है 22500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 22500, और लास्ट वन शेयर फॉर फीचर डेबिट साइड है, सामने वाली साइड का नाम आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4500। बेटा कोई भी अकाउंट बिना बैलेंसिंग के खत्म नहीं होता, बैलेंसिंग करना, पर यहाँ पर बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही साइड का टोटल बराबर है, जीरो बैलेंस आएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। XYZ were partners sharing profit and losses equally. Y died on 1st of October 23 and the total amount transferred to his Y's executor was 15,60,000. Y's executor were being paid rupees 3,60,000 immediately and the balance was to be paid in 4 equal quarterly installment together with interest at the rate 6% per annum. Pass necessary journal entry टिल पेमेंट ऑफ फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। बेटा वाई के एग्जीक्यूटर को 360 अभी दिए, 1560 टोटल ट्रांसफर हुए। फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को एंट्री क्या होगी, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को एंट्री क्या होगी बेटा, जब वाई के कैपिटल अकाउंट से आप वाई के एग्जीक्यूटर को पैसा दोगे, एंट्री क्या करोगे, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट। 15,60,000 रुपए ट्रांसफर होंगे, उसके बाद वाइस एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली आपने पैसे दे दिए, वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,60,000 आपने इमीडिएटली दे दिए। अभी भी 12 लाख रुपए देने हैं, और क्वेश्चन ने कहा 4 क्वार्टरली बराबर किस्तों में देने हैं, 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी कि बेटा अभी टोटल 12 लाख रुपए देने, यानी कि 4 बराबर किस्तें कितने कितने की है, 3-3 लाख तो है ही है, इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा। ठीक है जी, तो अभी मेरे को 12 लाख देने हैं, 6% पर एनम इंटरेस्ट है, 3 महीने का ब्याज कितना, ठीक है जी, 3 महीने के बाद मैं पेमेंट करूंगा, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा 31 ऑफ दिसंबर को, तो 3 महीने का ब्याज कितना, 3 महीने का ब्याज निकाल देते हैं, 3 महीने का ब्याज आएगा 18,000। बेटा 18,000 की आप एंट्री क्या करोगे, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो इंटरेस्ट एक खर्चा डेबिट होगा, जिससे वाई के एग्जीक्यूटर की लाइबिलिटी 18,000 से बढ़ेगी। आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट, और बाद में वाई के एग्जीक्यूटर को पे भी कर दोगे 3,18,000। पहली किस्त कितने की थी, 3 लाख, टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है जी 18,000। लो जी, पहली किस्त पे करने की एंट्री तो ये हो गई, अब पैसे टोटल कितने देने हैं, अब देने हैं 9 लाख, 9 लाख का ब्याज निकाल दो 6% के हिसाब से 3 महीने का, ये हो गया 13,500 रुपए।
ये आ गया 13,500। ये दूसरी किस्त कब पे होगी? 31 मार्च 2024 को। इंटरेस्ट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट 13,500 और वाई के एग्जीक्यूटर को पे कर दो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,13,500। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा खासा क्वेश्चन दे रखा है और चॉइस में भी एक क्वेश्चन है बेटा जो डिबेंचर पर बेस्ड है। पर बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही हल्के लेवल का आया हुआ है, वही क्वेश्चन मुश्किल है, तो हम इसी को ही अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है KN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल 4 per share, on second and final call balance including premium. The share issue was oversubscribed by 1,50,000 share. Application for 50,000 share were rejected and the application money was refunded. Share were allotted to the remaining applicant as follow. Category 1, those who applied for 4 lakh share were allotted 3 lakh share on pro rata basis and the remaining applicants were allotted the remaining share. Excess application money received with application was adjusted towards sum due on first call. राकेश टू होम 6,000 शेयर वर अलॉटेड आउट ऑफ कैटेगरी 1, यानी कि इस कैटेगरी का था। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड शेयर वर forfeited. The forfeited share were reissued at 13 per share, fully paid up after the second call. Pass necessary journal entry for the above transaction in the book of KN Limited. ठीक है जी, देखते हैं बेटा क्या है पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखो आपने इसमें ना दो टेबल बना लेना, एक तरफ बना लेना नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, दूसरी तरफ बना लेना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। क्वेश्चन ने कहा कि कंपनी 6 लाख शेयर इशू कर रही थी और ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 1.5 लाख का, यानी कि टोटल एप्लीकेशन कितनी आई होंगी? 7.5 लाख। 50,000 शेयर को आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, तो 50,000 शेयर को तो मैंने कुछ नहीं दिया। कैटेगरी 1 मेरे पास ये है कि मैंने 4 लाख को 3 लाख शेयर दिए और कैटेगरी 2 ये कहती है बाकी सबको बचा हुआ बैलेंस दे दिया। अब बेटा 750 में से 450 चले जाएंगे तो 3 लाख बच गया और 6 में से 3 चले जाएंगे 3 बच गया, यानी कि 3 को 3 दे दिए। अब रही बात बेटा दूसरी टेबल बनाने की, देखो जिस टीचर से आपने सीखा है ना बिल्कुल वैसे ही टेबल बनाना, लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करना। दूसरी बात, अगर आपको टेबल कहीं से नहीं आती बनानी, कहीं से नहीं सीखी, तो आप मेरी लॉन्ग वीडियोस को रेफर कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा आपको। रही बात बेटा अब जरा क्वेश्चन फ्रेम करने की, जितनी कंपनी शेयर इशू कर सकती है पहले वो लिख दो प्लस एडजस्टमेंट। 4 लाख को 3 लाख दिए, यानी कि 1 लाख शेयर के पैसे एडजस्ट होने प्लस रिजेक्शन। 50,000 को कुछ नहीं दिया, ये शेयर के पैसे हो गए रिजेक्ट। आगे बढ़ो जी। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7 है, फर्स्ट कॉल 4 रुपए है और सेकंड कॉल पर बैलेंस है। बेटा ये शेयर आप 13 रुपए का बेच रहे हो, 10 प्लस 3, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए, बाकी बैलेंस, बैलेंस होगा 3 + 3। ठीक है जी। अब आप देखो जी 7.5 लाख शेयर पे 3 रुपए है, पैसे आते टाइम कंपनी ये नहीं देखती किस बात की आए, बस आ गए तो आ गए। ठीक है जी। 18 लाख रुपए आए हैं शेयर कैपिटल के, एडजस्टमेंट करनी है आपको 3 लाख रुपए की और 1.5 लाख रुपए आपको रिफंड करने हैं। अलॉटमेंट जब आएगी तो किससे मांगोगे? 6 लाख शेयर से 4 रुपए मांगने हैं, 24 लाख। 24 लाख आए या नहीं देखते हैं, और यही शेयर कुछ जब्त भी हुए बेटा। अब आप सोचो जिन्होंने 4 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको आपने 3 लाख शेयर दिए, जब इन्होंने अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी देकर अप्लाई किया होगा, 4 लाख शेयर ने 3 रुपए दिए होंगे, पर आपने 3 लाख शेयर दिए, यानी कि 1 लाख शेयर के 3 रुपए एडवांस पड़े हैं कंपनी के पास। 3 लाख रुपए जी बिल्कुल पड़े। जब अलॉटमेंट मांगोगे कितने शेयर से मांगोगे? 3 लाख शेयर से। आपने कहा लाओ 3 लाख शेयर, 4 रुपए लाओ, 12 लाख लाओ, तो उन्होंने कहा 3 लाख तो हमारा एडवांस ही आया, वो एडजस्ट कर लो, यानी कि 3 का 3 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो जाएगा। सॉरी ये वर्ड है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सारा का पैसा, सारा का सारा पैसा फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि पैसे बचेंगे 21 लाख रुपए। अब एक पर्सन जिसका नाम शायद राकेश था, एक सेकंड देख लेते हैं।
एक पर्सन जिसका नाम था राकेश, बिल्कुल जी राकेश था, 6000 शेयर अलॉट हुए थे कैटेगरी 1 में से, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और शेयर जब्त हो गए। बेटा ये देखो, जिन्होंने हमारा जो ये फर्स्ट कैटेगरी है वो ये है कि 4 लाख शेयर को हमने 3 लाख शेयर दिए, यानी कि अगर मैं रेशो कैलकुलेट करूं तो 4:3, यानी कि अगर उसको 6000 शेयर अलॉटेड है, यानी कि उसने कम से कम अप्लाई किया होगा 8000 शेयर के लिए, 8000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 6000 शेयर दिए। तो और क्वेश्चन ने कहा इन 6000 ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब 24000 नहीं दिए। 6000 शेयर ने 4 रुपए नहीं दिए, 24000 नहीं दिए। लेकिन बेटा सीधा यहाँ माइनस मत कर देना 24000, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने 8000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उनके 2000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी 6000 रुपए मेरे घर एडवांस पड़े होंगे, यानी कि पैसे उन्होंने कितने नहीं दिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए, और यहीं उनके शेयर जब्त हो गए होंगे। ठीक है जी बेटा, अगर यहाँ शेयर जब्त हो गए हैं उसके, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा, शेयर कब जब्त हुए होंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिए और हाथों हाथ शेयर जब्त हो गए। और द forfeited शेयर वर रीइश्यूड एट 13 पर शेयर फुली कॉल्ड अप आफ्टर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल के बाद रीइश्यू हुए हैं। तो बाबू अभी सेकंड कॉल भी मांग लो, 6 लाख शेयर में से बेटा यहाँ 6000 शेयर जब्त हो गए, यानी कि जो आप कॉल मांगोगे वो कितने शेयर से मांगोगे, 5,94,000 शेयर से मांगोगे। 3 रुपए फेस वैल्यू के, 3 रुपए प्रीमियम के, मांगो जी। 17,82,000, यहां पर भी 17,82,000। लो जी, ये पैसे आपके पास आ जाएंगे। अब जर्नल एंट्री करते हैं फटाफट से। पहली एंट्री आपने एंट्री क्या की होगी, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 22,50,000, 22,50,000 फर्स्ट एंट्री। सेकंड ये एंट्री की होगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account to share first call account to bank account। टेबल की ताकत इतनी है बेटा इस क्वेश्चन में कि अगर आपने टेबल सही बना दी उसके बाद क्वेश्चन हवा हवाई है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लो जी, सारी की सारी एंट्री कर दी हमने। बेटा थर्ड एंट्री, फर्स्ट कॉल के पैसे मांगो 24 लाख रुपए। एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल के पैसे मांगो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24 lakhs। फोर्थ वन बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए होंगे शेयर फर्स्ट कॉल पे, कितने आए वो देख लेते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, देखो जी कितने पैसे आए हमारे पास, 21 लाख में से 18 लाख माइनस कर दो, 2082, 20 लाख एंड 82,000। यहाँ पर शेयर कुछ जब्त भी हुए हैं 50 एंट्री में। जब भी शेयर जब्त होते हैं शेयर कैपिटल डेबिट, जो जो नहीं आया सब लिखो, सिर्फ शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई तो शेयर फर्स्ट कॉल का ही नाम लिखो, बाकी जो आ गया सब जब्त। 6,000 शेयर थे राकेश के पास, अभी तक कंपनी ने क्या मांगा, 7 मांगे हैं, 3 और 4, 7 कॉल्ड अप। ये देखो जी 7 रुपए ही मांगे, 7 कॉल्ड अप 42,000। फर्स्ट कॉल पे कितना दी दिया राकेश ने, 18,000 नहीं दिए, यानी कि जब दिए होंगे 24,000 ही तो दिए होंगे, 24,000 रुपए जब्त हो गए, 24,000 रुपए जब्त हो गए। ठीक है जी, अभी शेयर रीइशू मत कर देना, अभी सेकंड कॉल मांगने की एंट्री करो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने पैसे बेटा, प्रीमियम भी था इसमें। ठीक है जी, तो प्रीमियम की बात भी लिख दो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1782 शेयर कैपिटल के मांगे, 1782 प्रीमियम के मांगे, यानी कि जो टोटल पैसे मांगे वो 35,64,000 मांगे, मिल भी गए। नेक्स्ट एंट्री, पैसे मिल भी गए, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 35,64,000। अब शेयर री इशू भी हुए हैं कुछ, पढ़ते हैं जी। सारे शेयर री इशू हो गए 13 रुपए के हिसाब से, और फुली पेड शेयर से कंपेयर करना है। लो जी, शेयर री इशू करो। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 6,000 शेयर 13 के हिसाब से इशू हो गए, पैसे आए होंगे 78,000। 6,000 शेयर फुली पेड शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, 60,000। 6,000 शेयर पे 3 रुपए का प्रीमियम यानी कि 18,000। कैपिटल रिजर्व में भी अमाउंट ट्रांसफर करना मत भूलना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैंने शेयर फॉर फ्यूचर में कितने पैसे डाले थे देख लो, ये डाले थे 24, सारे के सारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। लो जी, जितनी भी जर्नल एंट्री थी हमने सारी कर दी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट नहीं करना हमने। ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है 24th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने रिटायरमेंट का, पर इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन और मुश्किल क्वेश्चन है बेटा ये वाला, चॉइस वाला। तो हम चॉइस वाला क्वेश्चन करेंगे, टारगेट हमारा मुश्किल क्वेश्चन को करने का है, आसान को नहीं। वरुण विवेक पार्टनर है किसी फर्म के, पीएसआर है 32। बैलेंस दिया गया उनका कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में वरुण और विवेक के बैलेंस है 3 और 2 लाख, और करंट में 1 लाख और 28,000 का नेगेटिव बैलेंस। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट Varun was to be paid a salary of 5,000 per month, whereas Vivek was to get a commission of 30,000 a year. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 8-8%, whereas इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना है 6-6%. The drawings of Varun were 3,000 at the beginning of each quarter, while the Vivek withdrew 30,000 at on 1st of September 22. Net profit दिया गया फर्म का before making above adjustment 1,20,000. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। आओ जी प्यारे बच्चों, वैसे एक चीज मैंने बेटा बनाते बनाते मतलब पढ़ते पढ़ते ही देख लिया, पता नहीं आप उस चीज को नोटिस कर पाए हैं कि नहीं इस क्वेश्चन में। अभी समझाऊंगा क्या चीज की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी, बाय नेट प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है 1,20,000। बेटा आप प्रॉपर फॉर्मेट से करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट में बिना फॉर्मेट के कर रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, वरुण और विवेक का और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे आप। लो जी, वरुण और विवेक का कैपिटल अकाउंट है 3 लाख और 2 लाख बैलेंस दिख रहा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख और 2 लाख का बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पर एक का क्रेडिट है एक का डेबिट है, देख लेते हैं किसका क्रेडिट है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा करंट में पॉजिटिव बैलेंस है वरुण का 1 लाख और विवेक का नेगेटिव है 28,000। चलो जी, अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और ढंग से पढ़ते हैं। बेटा 1,20,000 का तो प्रॉफिट का मुद्दा हो गया। अगर मैं अब ढंग से एप्रोप्रिएशन देखूं ना, एप्रोप्रिएशन ज्यादा क्वेश्चन में इनएडिक्वेट प्रॉफिट का कंसेप्ट जज किया जा रहा है। देखो वरुण को कितना देना है 5,000 पर मंथ, आप समझ सकते हो 60,000 हो गया। कमीशन देनी है बेटा 30,000, 60 और 30 90 हो गई, ठीक है जी। लो जी, वरुण विवेक
इसको सैलरी देनी है 5,000 रुपए महीना, इसको कमीशन देनी है 30,000 रुपए साल। बट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% निकालोगे 24 और 16, 24 और 16, अगर आप देखोगे ये टोटल कितना हो गया 84 और 46, मतलब 1,30,000। जबकि मेरे पास जो प्रॉफिट है क्या 1,30,000 का है? नहीं है। लेकिन कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, उसको भी देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स कितना है बेटा? वरुण ने ड्राइंग करी 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साल की कितनी बेटा? 3,000 रुपए पर क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है, तो साल में ड्राइंग कितना कर रहा है? 4 बार कर रहा है, 12,000 रुपए। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना है? 6% पर एनम, 6% पर एनम, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है, तो एवरेज टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 7.5। लो जी, कैलकुलेट करते हैं। 75 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि ये हो गया 450। और दूसरे पार्टनर विवेक ने ड्राइंग करी 30,000 की, 6% इंटरेस्ट देना है, 1 सितंबर को करी, यानी कि 7 मंथ, यानी कि ये हो गया 1,050। देखो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो रिसीव करेंगे ही करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो रिसीव कर सकते हैं, बस पे ही तो नहीं कर सकते बेटा सारी अप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम रिसीव करेंगे बेटा वरुण से भी और विवेक से भी, एक से 450, एक से 1050। अभी हमने कैलकुलेट करा 1500। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाना भी मत भूलना, पार्टनर करंट का पार्ट होगा, और ड्राइंग्स भी दिखाएंगे। 12,000 इन्होंने करी, 30,000 इन्होंने करी, तो 2 ड्राइंग्स और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लो जी, ये भी रिकॉर्ड करा। अब बेटा मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट है 121500, जबकि मुझे देना कितना है? मैंने भी कैलकुलेट किया, पार्टनर को देना कितना है? 1,30,000 रुपए। क्या दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। इन सच अ सिचुएशन प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन की रेशो बना लो आप, तो बेटा ये रेशो आएगी 42:23। इस रेशो में बेटा दोनों पार्टनर्स को बांट दो, और जब आप बांटोगे ना बेटा, ये कैलकुलेट होकर आएगा ये कैलकुलेट होकर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। 7850842992, 78 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू करंट अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू करंट अकाउंट। आप वरुण और विवेक के करंट अकाउंट में पैसे डाल देंगे बेटा, ये 7850842992। एक बार लेट मी चेक, 7850842992। ठीक है जी। लो जी, ये अकाउंट आप क्लोज कर देंगे बिल्कुल, और इस अमाउंट को भी ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7850842992। बेटा कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि ना ही कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस थी, ना ही ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल थी, तो सेम बैलेंसेस कैरिड डाउन भी हो जाएंगे। सेम बैलेंसेस, बिल्कुल सेम बैलेंसेस को कैरिड डाउन कर दो, तो बैलेंस कैरिड डाउन 3 lakhs एंड 2 lakhs। तो जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है मेरे पास बैलेंस? 1,78,000। यहाँ पर हाईएस्ट टोटल है 178,508। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये माइनस कर दो 178,508 में से 12,450, तो 58 तो यही आ गया, 166,058। लो जी, ये कैलकुलेट होकर आएगा मेरे पास
एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं, ठीक है। 178,508 में से 450 12 भी है, तो 6058, ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो है। चलो जी बेटा, इस तरफ का टोटल मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो ये है 58, 59,050। हाईएस्ट टोटल को आपने दोनों तरफ लिख दिया। विवेक में बैलेंस करंट का भी नेगेटिव आ रहा है, बाय करंट्स अकाउंट या विवेक्स करंट अकाउंट लिखो आप। सॉरी, ये तो बैलेंस बैलेंस है जी। बाय बैलेंस कैरेट डाउन आप लिखेंगे 59050 में से 42992, 8507 17058, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये 16058 आएगा जी। लो जी, 16058 ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, सनी एंड बॉबी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31st of March 12 वर, एक बैलेंस शीट दी गई है लंबी चौड़ी सी। फर्म डिसॉल्व हो गई, ऐसे एसेट्स या लायबिलिटी रियलाइज हुई है, और मेरे को प्रिपेयर क्या करना है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा, सीधा रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही कमाल है। इस क्वेश्चन को बेटा ढंग से करना। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं डायरेक्टली। सारी एसेट्स को लिखना शुरू करो एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, इनको छोड़ के सब लिख दो। एफडी स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर, एफडी स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। 70,86,104 डेटर 1,70,000। ध्यान रख लेना, अगर डेटर रियलाइजेशन में जाएंगे, यानी कि कोई भी एसेट्स अगर रियलाइजेशन में जाती है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी रियलाइजेशन में जाती है। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी यहीं जाएंगे। बैड एंड डाउटफुल डेट्स इसी का पार्ट होंगे, रियलाइजेशन का ही पार्ट होंगे। कोई एसेट्स यहीं पर जाएगी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी। 12,000 रुपए लो जी। अदर एसेट्स भी है मेरे पास, ये देखो जी, यहां पर थी अदर फिक्स एसेट्स 380। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, पार्टनर का लोन नहीं जाएगा। ठीक है जी, सारी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करो एक्सेप्ट 3। पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस नहीं करना, पार्टनर लोन बिल्कुल भी नहीं करना है मुझे, और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं करना। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मिसेस सनीज लोन, ये चारों बातें चली जाएंगी। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मिसेस सनीज लोन। बेटा एक और चीज भी जाएगी, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में दिखाया तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी रियलाइजेशन में आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब अमाउंट लिख लो फटाफट से। क्रेडिटर 190, बिल पेबल 110, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 50, मिसेस सनीज लोन 55, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड शायद 30,000। सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। अब बेटा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। सनी प्रॉमिस टू पे मिसेस सनीज लोन। बेटा अगर सनी मिसेस सनीज का लोन देगा तो उसकी कैपिटल को हमें बढ़ाना पड़ेगा, सनी की। मैंने बढ़ा दी कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दिया कि उसने अपनी मिसेस का लोन दे दिया है 55,000। ये मेरी सहूलियत के लिए कि मैं कोई लाइबिलिटी देना ना भूल जाऊं। बॉबी टुक ओवर स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। बॉबी ने स्टॉक ले लिया 20% डिस्काउंट पर। बाय बॉबीज कैपिटल, बॉबी की कैपिटल को कम करना मत भूलना अगर उसने स्टॉक लिया तो। स्टॉक लिया 20% डिस्काउंट पर, ये रहा स्टॉक।
स्टॉक में अगर 20% डिस्काउंट होगी तो 17,200 रुपए की ही होगी, यानी कि बॉबी की कैपिटल को मुझे कम करना है 68,800 से, एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में लिख दिया 80%, बॉबी की कैपिटल यहां से भी कम होगी। 80% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल लो, 20% की निकाल लो तो ये है, इसमें से माइनस कर दो तो 80% की वैल्यू आ जाएगी, और 80% की वैल्यू आपने 10% डिस्काउंट पर ली है। लो जी कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, लो जी 74,880 आपने इतनी की ली है इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ जाते हैं, डेट धर्म अ डेटर, Dharam, a debtor, 60,000 had to pay the amount due 2 months after the date of dissolution. He was allowed a discount of 9% for making immediate payment. ठीक है जी बेटा, धर्म एक डेटर है 60,000 रुपए का, उसने 2 महीने बाद पैसे देने थे, हमने कहा 9% डिस्काउंट ले ले, 9% पर एनम अभी दे दे, लेकिन पैसे 9% सालाना है, तो 2 महीने की डिस्काउंट कितनी, यानी कि 900 रुपए के डिस्काउंट, 60,000 के डेटर को हमने 900 रुपए के डिस्काउंट दे दी, यानी कि पैसे कितने ले लिए 59,100। अब कैश लिखना है या बैंक, ये कैसे डिसाइड करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है, बैंक गिवन है तो बैंक से पैसे आए होंगे मेरे पास, बैंक से पैसे आए होंगे मेरे पास, बाय बैंक डेटर, और बेटा डेटर में भी ना अभी 60,000 लिख दो, बाकी डेटर रहते होंगे मेरे पास 59,100। आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट वन की तरफ। क्वेश्चन बहुत तगड़ा बनाया गया है। क्रेडिटर वर पेड 1,75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर 1,75,000 अपने क्लेम में ले गए हैं, ठीक है जी, ये क्लेम तो खत्म हो गया। आगे बढ़ जाओ, 90% of the fixed assets realized at 1,98,000 and remaining were 15% discount. अदर एसेट्स से भी पैसे आ गए मेरे पास, अदर OTH, एक तो 198 आ गए, ये 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स है, अदर फिक्स्ड एसेट्स से रियलाइज हुआ 198 है, लेकिन 90% है, बची हुई रियलाइज हुई है 15% डिस्काउंट पर। बची कितनी है बेटा, बची है अभी 10%, इसका 10%, अदर का 10% मतलब 38,000, ये 15% डिस्काउंट पर रियलाइज हुई है, इसका 15% मतलब 5,700 कम, यानी कि 32,300 रुपए आए हैं बची हुई फिक्स्ड एसेट से। लो जी 32,300 रुपए आए हैं मेरे पास बची हुई अदर फिक्स्ड एसेट से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 75% वैल्यू एंड एफडी वर रियलाइज्ड एट 110%। बेटा बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80% इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट से 75% पैसा है। बैलेंस इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ निकाली थी 20,800 की इन्वेस्टमेंट अभी मेरे पास बचती है, 20,800 की इन्वेस्टमेंट पर मेरे पास 75% पैसा है, 75% मतलब 3,4,5,5200, यानी कि 15,600 रुपए, 15,600 रुपए आए। बाय बैंक इन्वेस्टमेंट बची हुई 20% है, ये 15,600, और एफडी से आए थे 110% पैसे, बाय बैंक एफडी से आए हैं 110% पैसे, कितने की एफडी, ये रही 70,000 की, 110% मतलब 77,000 रुपए। लो जी आगे बढ़ जाते हैं बेटा, there was an old furniture which has been written off completely from books. Bobby took away the same and 41,000 against his loan. बेटा बॉबी एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ले गया 41,000 रुपए में अपने लोन के अगेंस्ट, एंड बैलेंस टू वाज गिवन इन कैश। देखो बॉबी के लोन का पैसा आपने चाहे 85,000 देना था, एक फर्नीचर जो आपने रिकॉर्ड नहीं करा वो ले गया 41,000 में अपने लोन के अगेंस्ट, बाकी कैश, कोई दिक्कत नहीं।
अगर बेटा वो फर्नीचर ले गया यानी कि वो 41,000 वैल्यू मानता है, 41,000 वैल्यू मानता है, तो बेटा हम बॉबी का लोन अकाउंट में ये फर्नीचर पहुंचा देते। हम लिखेंगे बाय बॉबीज लोन अकाउंट ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 41,000 का ये भी बिक गया। आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है, रियलाइजेशन के खर्चे 20,000 रुपए हुए जो जो सनी और बॉबी ने दिए इक्वली ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक है जी, तो इनकी कैपिटल हमने बढ़ा दी होगी, सनी और बॉबी की 20,000 के खर्चे हुए, 10,000 सनी ने दिए, 10,000 बॉबी ने दिए, इनकी कैपिटल बढ़ा ली होगी मैंने 10,000 से। अब बेटा देख लो एक बार, सारी एसेट्स रियलाइज हो गई क्या और सारी लाइबिलिटी पे हो गई क्या, ढंग से देखना। देखो एफडी रियलाइज हो गई थी, स्टॉक सारा का सारा स्टॉक रियलाइज हो गया था, इन्वेस्टमेंट की कहानी भी खत्म हो गई थी 80% और ये रही 20%। डेटर की कहानी खत्म नहीं हुई, डेटर की कहानी सिर्फ 60,000 की खत्म हुई, बाकी के लिए कुछ नहीं बोला। तो बेटा बाकी टेंजिबल एसेट्स कितने पे रियलाइज होंगी, पूरी पार वैल्यू पर। अगर इसमें से मैं 60,000 माइनस कर दूं तो 117, ठीक है जी, 1,17,000 रुपए के डेटर अभी और भी हैं जो पूरे पे रियलाइज होंगे। बाय बैंक बचे हुए डेटर है ये जो 1,17,000 रुपए देंगे मुझे। अदर फिक्स्ड एसेट्स की कहानी भी पूरी हो गई थी, ये दोनों बातें अदर की थी, तो सारी एसेट्स की कहानी होगी। बट अबाउट लायबिलिटी, प्रोविजन पे नहीं होते, क्रेडिटर पे कर दिए, ये देखो जी, बिल्स पेबल पे नहीं करे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे नहीं करा, ये दो लायबिलिटी पे नहीं करी। मिसेस ए का लोन, मिसेस एस का लोन, सनी का लोन सनी नहीं दे दिया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसी को पे नहीं होते, तो बीपी और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे करो। तो बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये हम पे करेंगे 1,10,000 एंड 50,000। ये सब कर दिया है हमने बेटा। आप दोनों साइड का टोटल कर लेना, इसी साइड का टोटल ज्यादा आएगा और कहीं ना कहीं पर लॉस अराइज होगा। जो भी होगा बेटा लिख देना, क्वेश्चन में पूरा कर चुका हूँ, 100% ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्टेड है। ठीक है जी, मैं अगर ये टोटल करने में टाइम लगाऊंगा तो बेटा बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा कमाल क्वेश्चन है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट गिवन है और बेटा लंबे चौड़े एक्सट्रैक्ट गिवन है, और इस पर बेस्ड मुझसे 6 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत कमाल है बेटा, एक बार जरा देखते हैं, ढंग से एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है। बेटा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट गिवन है मुझे XYZ लिमिटेड का, ठीक है जी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल पहले बेटा पिछले साल की 449,490, 549,490, रिजर्व्स एंड सरप्लस बेटा 2 लाख और 3,60,000। 31 मार्च 23 के लिए भी नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है और 31 मार्च 24 के लिए भी नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है कहीं ना कहीं। ऑथोराइज कैपिटल फर्म की है, ठीक है जी। इशूड शेयर कैपिटल फर्म की पिछले साल बेटा 4.5 लाख शेयर इशू करे 10 के हिसाब से। पिछले साल नहीं बेटा, मेरे पास 4,45,000 शेयर पे तो पूरे 10 आ गए, लेकिन 5,000 शेयर पर पूरे पैसे नहीं आए, कुछ पैसे कॉल्स इन एरियर्स में दिख रहे हैं मुझे। आगे बढ़ जाओ, इस साल में क्या फर्क आया। अभी भी ऑथोराइज कैपिटल सेम है, लेकिन बेटा पिछले साल 4.5 लाख शेयर इशू हुए थे, अब 5.5 इशू हो गए, मतलब मैंने 1 लाख शेयर और इशू कर दिए। आउट ऑफ दीज 40,000 शेयर वर इशूड टू वेंडर एज कंसीडरेशन फॉर कैपिटल एसेट्स परचेज। बेटा ये जो 1 लाख शेयर आपने इशू करे ना, इसमें से 40,000 किसी वेंडर को इशू करे हैं, उससे आपने बेटा कहीं ना कहीं कुछ एसेट्स खरीदी हैं, यानी कि बाकी सारी बातें वही सेम है बेटा। यहाँ 445 था, यहाँ 545 हो गया, और वही 5,000 शेयर कॉल्स इन एरियर्स में चल रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बड़ी है 40,000 से, और सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट भी बड़ी है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की बात। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर द बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड with assets worth rupee 12 lakh, liabilities 7,30,000, PC was paid in cash and by issuing the equity share at par। ठीक है जी, the entire transaction resulted in a capital reserve of 40,000, what is the total value, face value of share issued for cash। बेटा issued है ये, for cash नहीं है, CBSE के पेपर में यहाँ पर गलती से मिस्टेक हुई है इनसे। What is the total face value of share issued by the company during the year 23-24?
कितने शेयर इशू हुए हैं इस साल बेटा, क्लियरली देख पा रहे होंगे आपने कितने इशू है। पिछली बार 4.5 थे, अब 5.5 हो गए। 1 लाख नए इक्विटी शेयर इशू हुए हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 है, यानी कि 10 लाख रुपए है। लो जी आगे बढ़ जाते हैं, यही है इस पार्ट का आंसर। इस पार्ट का आंसर हो जाता है ए 10 lakhs। मुझसे पूछा गया शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट डैश। बेटा अब देखो इस बात को आपको ना ढंग से पढ़ना पड़ेगा, केस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जब मैंने एक वेंडर को पीसी दी तो मैंने शेयर इशू करे पार पर, वेंडर को जो दिए तो ये तो सारे के सारे पार पर इशू हुए, यानी कि मैंने 1 लाख शेयर इशू करे हैं जिसमें से वेंडर को 40,000 शेयर इशू किए हैं, यानी कि 60,000 शेयर कैश के लिए इशू है। 60,000 शेयर कैश के लिए इशू हो रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है पिछले साल से लेकर अब इस साल तक मेरा प्रीमियम कितना बढ़ गया, 1,20,000। अगर ये शेयर पार पर इशू हुए हैं, जो वेंडर को शेयर इशू हुए हैं वो पार पर हुए हैं, तो बेटा ये तो पूरे 10 रुपए का है, इसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा नहीं होगा, यानी कि जो मैंने शेयर कैश पर इशू करे उनकी वजह से ही तो प्रीमियम बढ़ा होगा 1,20,000। 1,20,000 का प्रीमियम बढ़ा है 60,000 के शेयर पर, यानी कि प्रीमियम कितना है, 2 रुपए पर शेयर। मेरे शेयर की फेस वैल्यू है 10, 2 रुपए का प्रीमियम, यानी कि ये शेयर इशू हुए होंगे 12। आगे बढ़ जाते हैं। On 1st of April 24, the company forfeited all the defaulting share. What amount will appear in a share forfeiture account at the time of forfeiture? लो जी ये भी बढ़िया क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। जितने शेयर ने डिफॉल्ट किया था अगर कंपनी सारे जब्त कर ले तो फॉरफीचर में कितनी अमाउंट जाएगी। देखा बेटा 5,000 शेयर जिनसे हमने 10 रुपए मांगे उन्होंने बेटा 2 नहीं दिए, 8 रुपए तो दिए। तो 5,000 शेयर पे अगर मैं 8 रुपए जब्त कर दूंगा, 40,000 रुपए जब्त कर दूंगा तो फॉरफीचर में अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40,000। आगे बढ़ जाओ बेटा। उसके बाद what will be the number of issued share as on 1st of April 24 after the forfeiture of these share? टोटल शेयर कंपनी के पास कितने हैं बेटा इशू करे हुए, 5,50,000। अगर 5,000 शेयर जब्त हो जाएंगे तो बेटा कितने शेयर बच जाएंगे बेटा फॉरफीचर के बाद, 5,45,000 शेयर। नेक्स्ट वन, if 2,000 of the forfeited share were reissued at 14 per share, what will be the amount of security premium and capital reserve respectively as on 1st of April 24? बेटा हमने 5,000 शेयर जब्त करे, 5,000 शेयर जब्त करे जिन्होंने 8 रुपए दिए हुए थे, 2 रुपए नहीं दिए हुए थे। ठीक है जी, इसमें से मैंने कितने कर दिए बेटा, 2,000 शेयर री इशू कर दिए 14 के हिसाब से। एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2,000 शेयर पर 14 रुपए आएंगे, 28,000 रुपए आएंगे। 2,000 शेयर पर हमने कुछ भी बेटा सॉरी ये 14 का बेचा है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम पर बेचा है बेटा। मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10। 2,000 शेयर पे 10 रुपए यानी कि 20,000। 2,000 शेयर पे बेटा 4 रुपए यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएंगे 8,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व मैं बताऊंगा कि 40,000 रुपए मैंने कमाए थे 5,000 शेयर पर, 2,000 शेयर की कितनी वैल्यू, यानी कि 16,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आप खुद समझो बेटा, जो पहले कैपिटल रिजर्व 40,000 का था इसमें 16,000 रुपए और बढ़ जाएंगे, 56 हो जाएंगे। और जो प्रीमियम पहले 3,20 का था इसमें 8 और बढ़ जाएंगे, यानी कि 3,28 हो जाएंगे। मेरे से पूछा गया सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,28 और बेटा 56,000। लो जी आंसर मिल जाता है मुझे इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द अमाउंट इन कॉल्ड अप एंड फुली पेड सबहेड आफ्टर द रीइश्यू ऑफ 2,000 शेयर। 2,000 शेयर रीइश्यू होने के बाद क्या होगा। देखो बेटा कंपनी के पास टोटल शेयर कितने थे, 550। 5,000 आपने शेयर जब्त कर दिए और 2,000 रीइश्यू कर दिए, यानी कि टोटल कितने शेयर बचेंगे अब, 5,45,000। इसको कैटेगराइज करो फुली पेड अप और पार्टली पेड अप, ये सारे ही फुली पेड शेयर हो जाएंगे अब। और बेटा फुली पेड शेयर मेरा 10 का है, यानी कि 54,70,000 रुपए अमाउंट दिखाई देगा इस सब हेड में। और बेटा ये भी हमने परफेक्टली लिख लिया है। आगे बढ़ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। बहुत देर के बाद हम पार्ट बी पर आ पाए हैं। When an analyst analyses the financial statement of an enterprise over a number of years, the analysis is called horizontal analysis. बेटा जब एक ही फर्म के डिफरेंट ईयर को एनालाइज करते हैं, इसे ही हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस।
कहता है डैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशो। क्या लिक्विड रेशो को बढ़ा देगा जिसमें करंट रेशो अफेक्टेड ना हो? सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी, सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। बेटा अगर हम स्टॉक को प्रॉफिट पर बेचते हैं, मान लो 40 का स्टॉक है, आपने 50 पर बेच दिया, तो ये बेटा मेरी लिक्विड रेशो को बिल्कुल बढ़ा देगा, क्योंकि इन्वेंट्री पार्ट नहीं होती लिक्विड रेशो का। 50,000 से बेटा कहीं ना कहीं लिक्विड एसेट्स बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एज ऑन 31st ऑफ फेब्रुअरी, लॉजिक फैब की भी 31st आने लग गई अब तो बेटा। लो जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बर्तन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज अवेलेबल। नेट प्रॉफिट रेशियो 40%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 50%। On 1st of April 24, it was came to notice that the accountant had omitted recording the interest received on investment 2 lakh for the financial year 23-24. The required rectification was done. What will be the effect of same on net profit ratio and operating profit ratio? बेटा इंटरेस्ट रिसीव होने से, वो भी इन्वेस्टमेंट पर, ऑपरेटिंग रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता। इंटरेस्ट रिसीव करना कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं है आपकी, तो बेटा ऑपरेटिंग रेशो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशो इसकी वजह से जरूर बढ़ जाएगी। अब आप देख लो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट रेशो विल इंक्रीज, ऑपरेटिंग रेशो विल हैव नो चेंज, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। While computing cash from operating activity, which of the following item will be added to net profit? Net profit में क्या add होगा? Decrease in the value of inventory, ठीक है जी, अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो पक्का कैश आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग का पार्ट है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, इसकी वजह से आउटफ्लो होता है, पैसा आएगा नहीं जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इससे भी पैसा आएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास डी। नेक्स्ट वन, चॉइस का क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect? Investment in share are excluded from cash equivalent unless they are in a substantial cash equivalent. बेटा ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है कि हम कैश इक्विवेलेंट में उसको एक्सक्लूड कर देंगे जब तक कोई बहुत सब्सटेंशियल वैल्यू ना हो, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, आप पढ़कर देख सकते हो। डिविडेंड टैक्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कोई फाइनेंसिंग एंटरप्राइज है, अगर इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया तो ऑपरेटिंग है जी, बिल्कुल ठीक कहा। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो बी, सी और डी बिल्कुल ठीक है। मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, ए ही इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, स्टेटमेंट 1। श्री लिमिटेड वाज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ पैकेजिंग इन दिल्ली एंड अर्न गुड प्रॉफिट इन पास्ट ईयर। द कंपनी वांटेड टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड रिक्वायर्ड एडिशनल फंड। To meet its investment, the company issued equity share of rupees 30 lakh. It purchased a computerized machinery for 20 lakh. During the current year, the net profit of the firm was 15 lakh. Cash flow from operating, investing and financing activity were, भैया अगर 15 लाख का प्रॉफिट कमाया तो ऑपरेटिंग में 15 लाख जाएगा। कंप्यूटर खरीदा, इन्वेस्टिंग में -20 लाख, और इशू करें शेयर 30 लाख फाइनेंसिंग में, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। Statement 2, the patent of X Limited increased from 3 lakh in 21-22 to 350 in 22-23. It will be taken as purchase of patent 50,000 and shown under cash flow from investing activity. बेटा अगर 3 से 3.5 पेटेंट हो गए हैं तो परचेज की तरह ही शो करेंगे और नेगेटिव आइटम शो करेंगे और इन्वेस्टिंग में करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। Find the head subhead under which the following item will appear in the balance sheet of company as per schedule 3 part 1 Companies Act 2030। बेटा नॉन करंट एसेट्स है फर्नीचर फिक्चर्स, नॉन करंट एसेट्स, और उसमें भी बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दिखा देंगे। एडवांसेस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया हुआ है, एक बिल्डिंग बन रही है, तो बेटा ये भी नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने एडवांसेस दे रखे हैं बेटा। बेटा ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में इतने इसलिए जाएगा क्योंकि बदले में वापस में कैश नहीं आएगा, ठीक है ना जी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में वो एडवांस जाते हैं जो बेटा कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 12 मंथ,
ठीक है, अगर ये बिल्डिंग मेरे को मिल भी जाए विद इन 12 मंथ, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही, इट इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एक्रूड इनकम करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स में भी 6 हेड है, 6 CSO, ये बेटा अदर करंट एसेट्स का पार्ट है। आगे बढ़ जाओ, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। बेटा अगर कोई डिमांड पर लोन पे हो रहा है, यानी कि बैंक ओडी और सीसी, ये पार्ट होता है बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग का। करंट लाइबिलिटी में भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉई अर्न्ड लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट। बेटा एम्प्लॉई ने कुछ लीव्स कमाई हैं और सिर्फ रिटायरमेंट पर देनी है आपको। भैया अभी रिटायरमेंट बहुत दूर है, नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये कुछ और नहीं बेटा प्रोविजन है। तो बेटा ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बस आपने प्रोविजन वर्ड यूज नहीं किया, ये प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव ही है। और बेटा एम्प्लॉई अर्न्ड लीव एंड कैशेबल, बिल्कुल अभी कैश करा सकते हो, तो ये करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, 6 पार्ट करंट लाइबिलिटी, और उसमें बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। आई होप मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं 31 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, यहीं पर सॉल्व कर देता हूं बेटा। रेवेन्यू, अगर 16 लाख से 20 लाख हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना, 4 लाख, 4 लाख अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। अगर ये 8 लाख है और मुझे बताया गया चेंज में 25% चेंज हुआ, 8 लाख का 25% मतलब 2 लाख, 2 लाख का चेंज हुआ, यानी कि ये फिगर 10 लाख ही तो होगी। अगर ये 10 लाख होगी तभी तो बेटा 2 लाख रुपए का चेंज होगा। लो जी आगे बढ़ जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस मुझे 2 लाख दे रखे हैं, नेगेटिव चेंज बताया गया 1 लाख, यानी कि बेटा ये 2 लाख का 1 लाख ही रह गया होगा, तभी तो नेगेटिव चेंज हुआ 1 लाख का। तो परसेंटेज चेंज कितना, -1 लाख अपॉन 2 लाख, माइनस का 50%। आगे बढ़ जाओ, ये 6 लाख है, मुझे बताया गया 50% का चेंज हुआ, 50% मतलब 3 लाख, 6 लाख से 9 लाख हो गया होगा, तभी 50% का चेंज हुआ। अगर 6 से 9 हुआ तो ये पॉजिटिव कितना हुआ, 3 लाख। आगे बढ़ जाओ बेटा, टैक्स बताया गया मुझे 30% है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ही निकलता है, ये हो गया 180, ठीक है जी, इसका 30%, ये हो गया 270, 180 से 270 हो गया 90,000 का चेंज, 90 अपॉन दिस, ये पॉजिटिव 50% का चेंज, ठीक है जी। 6 लाख माइनस 180, 420, 9 लाख माइनस 270, 630, पॉजिटिव चेंज 210 का, 210 अपॉन दिस, ये 50% का चेंज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, बहुत ही इजी वन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 का भी ए पार्ट करते हैं, जीपी रेशो निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, परचेज गिवन है, कैरेज एनवर्ड गिवन है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 लाख, जिसमें से वेजेस 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, जीपी रेशो निकालनी है। जब भी जीपी रेशो निकालनी होती है, मेरा पर्सनल मानना ये है ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, और यहाँ पर आसानी से बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, सेल्स गिवन है 10 लाख, चलो जी डन। परचेज 360, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 360, आप पूरा लिख के करना, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। कैरेज इनवर्ड, परचेज से रिलेटेड कैरेज 50,000 रुपए, एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे जिसमें वेजेस 60,000, 60,000 की वेजेस, चलो जी। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिखा दी है 60,000, एवरेज इन्वेंट्री है 80,000। एवरेज इन्वेंट्री किसके बराबर होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज इन्वेंट्री 80,000 है, ओपनिंग 60,000 है, क्लोजिंग निकाल लेंगे यहाँ से, ये मल्टीप्लाई करेंगे 160 इज इक्वल टू 60 प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग की वैल्यू आ गई 1 लाख, क्लोजिंग की वैल्यू आ गई है 1 लाख। जीपी वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, इस साइड का टोटल 11 लैक्स, 11 लैक्स में से माइनस कर दो, कितने माइनस करने हैं, 60 और 60, 120, 480, 480 और 50, 530, 530 इसमें से माइनस कर दो, यानी कि जीपी आ जाएगा 5,70,000। अब जीपी रेशो किसके बराबर होती है, जीपी अपॉन सेल्स, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये है 5,70,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 lakhs, तो 57%, 57% आ जाता है। 34th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत मशक्कत के बाद यहाँ पहुंचे हैं। मेरे को 34 क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक एडिशनल इन्फो भी गिवन है मुझे, और मुझे कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले ऑपरेटिंग की बात करते हैं, चॉइस का क्वेश्चन तो नहीं है ये, 3 मार्क्स में आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन। करते हैं जी बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मुझे सबसे पहले तो यही चाहिए, ठीक है जी। और ये निकालते हैं हम कैसे हैं, ये हमेशा हमने कैलकुलेट किया है आज तक वर्किंग नोट में। तो करते हैं जी वर्किंग नोट में कैलकुलेट। सबसे पहले बेटा सरप्लस गिवन है मुझे, हम निकालते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। माइनस का मतलब सबसे पहले डिफरेंस इन, लो जी मैं यहां पर लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स या डिफरेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जब मैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूंगा 5 लाख माइनस 6 लाख, तो ये माइनस का 1 लाख आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ, 5 लाख माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा करंट ईयर का प्रोविजन, करंट ईयर के प्रोविजन ऐड हो जाते हैं वर्किंग नोट में, पिछले साल के प्रोविजन इनकम टैक्स पेड बन जाते हैं। यानी कि करंट ईयर का प्रोविजन जब मैं ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट में, तो 120 इनकम टैक्स पेड के नाम से चला जाएगा पिछले साल का प्रोविजन, इनकम टैक्स पेड। लो जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का इंक्रीज है, नेगेटिव आइटम की तरह शो करते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40,000, नेगेटिव आइटम। नेक्स्ट वन, ट्रेड पेबल का भी इंक्रीज है, ये पॉजिटिव आइटम की तरह चला जाएगा। ट्रेड पेबल का भी इंक्रीज है, पॉजिटिव आइटम की तरह चला जाएगा। 50,000 का इंक्रीज है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। लो जी आगे बढ़ जाते हैं, और क्या दे रखा है मुझे, गुडविल। गुडविल रिटर्न ऑफ है, एडजस्टमेंट में चली जाएगी। 50,000 रुपए की गुडविल राइट ऑफ हुई है, एडजस्टमेंट करते हैं हम यहां पर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की इसमें दिखा देंगे गुडविल 50,000। एडजस्टमेंट क्या गिवन है मेरे को, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है प्रीवियस ईयर का भी करंट ईयर का भी। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है, पिछले साल का वर्किंग नोट में चला जाएगा 1.5 लाख रुपए। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर 1.5 लाख। लो जी यहां से ये आ गया 270 में से 1 लाख माइनस कर दिया, 1,70,000, 1,70,000 आ गया मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें बेटा मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की 50,000, तो मेरे पास ये 220 आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आप पूरा लिखना बेटा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना जी। और मैंने वर्किंग कैपिटल के चेंज दिखा दिए, ये भी पॉजिटिव आ गए 10,000 के, ये हो गया 230। इसको हम क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से बेटा मैंने 1 लाख माइनस कर दिया इनकम टैक्स पेड का, तो ये आ गया नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब रही बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके लिए बेटा मैं एक बार ये शीट क्लियर कर लेता हूं। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मुझे मशीनरी गिवन है पिछले साल की 20 लाख, करंट ईयर के 28 लाख, एक्यूमुलेटेड डेट भी है और कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। आओ जी आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। सबसे पहले मशीन अकाउंट की बात करते हैं, एक एसेट्स है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड 20 lakhs,
और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको गिवन है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 28 लाख। एक बार लेट मी चेक, 20 और 28 दे रखा है क्या? 20 और 28 देख लेते हैं। बीस और 28 और 4 और 4.5 एक्यूमुलेटेड डेप का। एक्यूमुलेटेड डेप एक लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जाएंगे। लो जी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है। क्वेश्चन में एडिशनल इन्फो है, मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 40,000 वाज लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 32,000 वाज रिसीव्ड। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, सॉरी मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 है, बुक वैल्यू 40,000 है, यानी कि 10 का डैप लगाया होगा आपने, 10 का डैप लगा होगा आकाशी। मशीन की वैल्यू गिवन है बेटा 50,000 की मशीन, बुक वैल्यू 40,000, यानी कि 10,000 का डैप है, और ये चीज इंश्योरेंस कंपनी ने लॉस हो गई, 32,000 रुपए थी, यानी कि 8,000 का लॉस भी हुआ। ये 10,000 का डेप्रीसिएशन कहां शो करोगे बेटा? वो मशीन जो बिक जाएंगी, ठीक है ना जी, या जिनको इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर कर लेगी, उसका डेप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में इस साइड आएगा। देखो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में चार ही चीजें जा सकती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, और उन मशीनरी का डेप्रीसिएशन जो बिकी है, ठीक है जी, या इंश्योरेंस कंपनी ने ली है। तो एक तो 10,000 का डेप्रीसिएशन यहां पर जाएगा, तो हम इसे कहां लेके जाएंगे? टू मशीनरी अकाउंट 10,000। लो जी, एक तो ये 10,000 दिखा दिया मैंने, 32,000 में इंश्योरेंस कंपनी ले गई है, पहले तो ये 10 का डेप बाय एक्यूमुलेटेड डेप बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, 10 का तो ये डेप्रीसिएशन दिखा दिया, 32 में इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लो, उससे पैसे लेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, तो उससे 32,000 रुपए लेने हैं। और लॉस भी हुआ है मशीनरी बेचने पर, बाय लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट 8,000। लो जी, आगे की एडजस्टमेंट भी पढ़ते हैं। आगे क्या एडजस्टमेंट दे रखी है? डैप दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 3.5 लाख, यहां पर चला जाएगा डैप ड्यूरिंग द ईयर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 3.5 लाख रुपए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है? अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000। बेटा एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 2.5 लाख रुपए थी, बेटा कॉस्ट अगर 2.5 लाख रुपए थी तो कितना डैप लगाया और 20,000 लॉस पर बेची है, ये भी देख लो। इधर देखना चाहिए बेटा, 7.5 लाख रुपए इस साइड का टोटल, 7.5 लाख रुपए हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया, 6,60,000 रुपए माइनस कर दिया, यानी कि उस मशीनरी पे डैप कितना लगा होगा? 90,000 जो मैंने मशीनरी बेची है। उसने बोला मशीन कितने कॉस्ट की खरीदी थी? 2.5 लाख की खरीदी थी, 90,000 का तो डैप ही लग गया, यानी कि मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1,60,000, 1,60,000, और मैंने कितने में बेच दी बेटा? 20,000 के लॉस में बेच दी, मतलब मैंने कितने में बेच दी बेटा? 1,40,000 में बेच दी है। ठीक है जी, ये 90,000 यहां पर लेके आओ बाय एक्यूमुलेटेड डैप अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 90,000 1,40,000 में बेच दी बाय बैंक अकाउंट 1,40 में बेच दी, और 20,000 का लॉस भी हुआ बाय लॉस ऑन मशीनरी। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस गड़बड़ आ गया, ठीक है जी, आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो मैंने सारी बातें लिख दी, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग फिगर आना बाकी है, और वो बैलेंसिंग फिगर आएगा परचेज ऑफ मशीनरी। तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो परचेज ऑफ मशीनरी, कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा देखते हैं बेटा। 10, 32 और 8, ये तो आ गया टोटल मिलाकर 50, और ये था 250, मतलब हो गया 3 लाख, 3 और 28, 31, 11 लाख की मशीनरी आपने परचेज की होगी। इन्वेस्टिंग में क्या चला जाएगा? परचेज ऑफ मशीनरी 11 लाख नेगेटिव, 11 लाख नेगेटिव,
इन्वेस्टिंग में इंश्योरेंस कंपनी से 32,000 रुपए आ भी जाएंगे। इन्वेस्टिंग में ही ये मशीनरी बेचने से 1,40,000 रुपए आ भी जाएंगे। जो भी आएगा सॉल्व करके लिख देना। नेट कैश आउटफ्लो आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ये आप रिकॉर्ड कर देंगे। इसी के साथ रखेंगे तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत सारे सैंपल पेपर यहीं पर आने वाले हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बाय बाय।